हेलो बच्चों, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में हम क्वेश्चन बैंक में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं और उसी कड़ी में हमने के पहले जो फर्स्ट यूनिट है साझेदारी के मूल तत्व, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन समझे हैं, उसको पढ़ा है। आज हम जो अगली यूनिट है हमारी वो है साझेदार का प्रवेश या फिर साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। अब इस पुनर्गठन के अंतर्गत फर्म का पुनर्गठन कब होता है हमें मालूम है। एक तो लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है, कोई साझेदार प्रवेश करता है, साझेदार का अवकाश ग्रहण होता है या उसकी मृत्यु होती है। ऐसी अलग अलग कंडीशंस में फर्म का पुनर्गठन होता है। तो आज जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं फर्म साझेदार के प्रवेश से रिलेटेड, जिसमें से 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो जो प्रश्न बैंक में हमारे साझेदारी के मूल तत्व के बाद वाला जो चैप्टर है उसके हम ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। क्वेश्चन बैंक के सारे ऑब्जेक्टिव आपको एक ही जगह पर चौहान एकेडमी खंडवा के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप एक साथ पूरे देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप में, ख्याति है। हम सभी को मालूम है कि ख्याति एक स्थायी संपत्ति है और एक अमूर्त संपत्ति है। ये दो चीजें हमें याद रखना है। अब अभी हमें यहाँ क्या दिख रहा है, एक चल संपत्ति, एक स्थायी संपत्ति, एक मूर्त संपत्ति, एक कृत्रिम संपत्ति। हमने पढ़ा है ख्याति एक स्थायी और अमूर्त संपत्ति है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा कि ख्याति एक स्थायी संपत्ति है। आंसर हमारा क्या आ गया, बी आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, फर्म के पुनर्गठन पर जिस साझेदार के लाभ का भाग पूर्व की तुलना में बढ़ जाता है, पहले उसे कम मिलता था, अब पुनर्गठन पर उसको ज्यादा लाभ मिलने लगेगा। इसका मतलब कि वो साझेदार को नफे वाला साझेदार है, मतलब उसको नफा हुआ, नफा मतलब लाभ हुआ। प्रभावपूर्ण साझेदार नहीं होगा, त्याग करने वाला साझेदार नहीं होगा, मुख्य साझेदार नहीं होगा। कौन सा साझेदार होगा, वो नफे वाला साझेदार होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुनर्मूल्यांकन खाते की हानि लिखी जाती है। जब फर्म का पुनर्गठन होता है तो पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं। पुनर्मूल्यांकन पर लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। तो पुनर्मूल्यांकन पर जो लाभ या हानि होगी उसे लिखा जाता है चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में। तो क्रेडिट पक्ष में लाभ लिखा जाता है, आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। तो चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में इसमें लाभ होता है। अब यहां बोला है कि खाते की हानि, पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में, चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में हम लाभ लिखते हैं। पूंजी खाता यदि परिवर्तनशील पद्धति में बनाया जाता है तो उसमें भी लाभ लिखा जाएगा। पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में और रोकड़ खाते के डेबिट पक्ष में। तो रोकड़ खाता तो यहाँ है ही नहीं, है ना। लाभ जो भी है, पुनर्मूल्यांकन का लाभ और हानि या तो पूंजी खाते में या चालू खाते में, और किधर लिखेंगे, डेबिट पक्ष में। तो हमारा आंसर क्या आएगा, पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। यदि मान लो ये वाला ऑप्शन नहीं होता और पूंजी चालू खाता लिखा रहता है कि चालू खाते के डेबिट पक्ष में, तो क्या लिखते हैं हम, चालू खाते के डेबिट पक्ष में। तो हमारा आंसर है पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में। फिर पुनर्मूल्यांकन का लाभ हानि बांटा जाता है। साझेदारों के बीच लाभ हानि विभाजन में अनुपात में परिवर्तन होने पर पुनर्मूल्यांकन खाता हम बनाएंगे, या कोई साझेदार प्रवेश करता है उस कंडीशन में भी हम बनाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो लाभ हानि बांटा जाएगा उनके पुराने अनुपात में, पुराना जो उनका लाभ हानि अनुपात है, क्योंकि नया जो है उससे तो आगे भविष्य के लाभ हानि बांटे जाएंगे। प्राप्ति अनुपात, त्याग अनुपात, इससे ख्याति का संबंध है ना। तो पुराने लाभ हानि अनुपात में पुनर्मूल्यांकन का लाभ हानि बांटा जाएगा, क्योंकि ये जो पुनर्मूल्यांकन किया गया है फर्म की संपत्ति और दायित्व का किया गया है, और पुराने जिन्होंने अभी तक कमाया हुआ है उसका पुनर्मूल्यांकन किया है। हमारा आंसर क्या आ गया, सी आंसर आ गया। फिर है, नए साझेदार द्वारा ख्याति का भुगतान किया जाता है। भाई नया साझेदार जब फर्म में प्रवेश करता है तो दो चीजें लेकर आता है। एक तो पूंजी लाता है, पूंजी किस लिए लाता है, फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए। और ख्याति लेकर आता है, तो ख्याति किस लिए ला रहा है, फर्म के लाभों में हिस्सा लेने के लिए। तो यहाँ पर रहे, नया साझेदार द्वारा ख्याति का भुगतान किया जाता है, इसलिए अभी हमने देख लिया भावी लाभ में हिस्सा पाने के लिए। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, पहला ही आंसर आ रहा है कि भविष्य के लाभों में फर्म को जो भविष्य में लाभ होने वाले हैं उन लाभों में हिस्सा पाने के लिए वह प्रीमियम राशि ला रहा है।
वास्तविक औसत का सामान्य लाभ पर आधिक्य। अब कई बार ये सेंटेंस ही बच्चों को समझ में नहीं आता। वास्तविक औसत का सामान्य लाभ पर आधिक्य, आधिक्य मतलब अधिक, तो वास्तविक औसत लाभ सामान्य लाभ से अधिक होना, इसका मतलब क्या हुआ, बड़ी रकम में से छोटी रकम घटाना है। तो वास्तविक औसत लाभ में से और सामान्य लाभ घटाएंगे तो क्या निकलता है, सूत्र हमें मालूम है कि वास्तविक औसत लाभ ऋण सामान्य लाभ बराबर अधिलाभ। तो हमारा जो आंसर क्या आ गया, सी आंसर आ गया। फिर है, जब ख्याति की राशि नगद नहीं लाई जाती, नया साझेदार प्रवेश करता है तो पूंजी और ख्याति दो लेकर आता है। अब यदि वो ख्याति की राशि नगद नहीं लाएगा तो इसे डेबिट किया जाएगा। ख्याति की राशि नगद लाएगा तो इसे पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में हम क्रेडिट कर देंगे। अब यदि वो नगद नहीं ला रहा है, ऐसी कंडीशन में नए साझेदार का पूंजी खाता क्या होगा, डेबिट होगा। नए साझेदार का पूंजी खाता उसकी ख्याति की राशि से डेबिट किया जाएगा। तो जैसे मान लो ए बी दो पार्टनर है, सी को साझेदार बनाया, सी को 5,000 रुपए ख्याति का लाना था लेकिन वो नगद नहीं ला पा रहा है, तो सी का पूंजी खाता डेबिट हो जाएगा और पुराने साझेदारों का पूंजी खाता क्रेडिट हो जाएगा। फिर है, साझेदारों के लाभ अनुपात में परिवर्तन पर संचितियों का विभाजन होता है। वे जब भी लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होगा मतलब फर्म का पुनर्गठन होगा। फर्म के पुनर्गठन पर पुरानी संपत्ति है, दायित्व है, पुरानी संचितियां हैं, समस्त का जो विभाजन होता है वह पुराने अनुपात में होता है, मतलब पूर्व अनुपात में किया जाता है। क्लियर। फिर है, विद्यमान साझेदारों के लाभ अनुपात में परिवर्तन का परिणाम है। तो विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन मतलब फर्म का पुनर्गठन। क्या बोलेंगे हम, विद्यमान साझेदारों के लाभ अनुपात में परिवर्तन का परिणाम क्या होगा, तो सभी साझेदारों के लाभ अनुपात में कमी होगी। ये संभव नहीं है, सभी साझेदारों के लाभ अनुपात में कमी तो हो ही नहीं सकती है। ठीक है, सभी साझेदारों के लाभ अनुपात त्यागी, फिर है सभी साझेदारों के लाभ अनुपात में वृद्धि, ये भी संभव नहीं है। सभी साझेदारों के लाभ अनुपात में कमी भी नहीं हो सकती है, वृद्धि भी नहीं हो सकती है। त्यागी साझेदार के लाभ अनुपात में कमी, त्याग करना, यदि किसी साझेदार के अनुपात में कमी हो रही तो उसको हम बोलते हैं त्याग करना। फिर ये देखिए, त्यागी साझेदार के लाभ अनुपात में वृद्धि, तो त्याग करने वाले के लाभ अनुपात में वृद्धि कैसे हो सकती है, यह संभव नहीं है, मतलब त्यागी साझेदार के लाभ अनुपात में क्या होगी, कमी होगी। फिर है, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। व्यवसाय बंद होने पर वसूली खाता बनाते हैं, हम पढ़ चुके फर्म का समापन। नए साझेदार के प्रवेश पर, बिल्कुल नए साझेदार के प्रवेश पर हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं। फर्म में लाभ होने पर नहीं, फर्म में हानि होने पर नहीं। जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं। अवितरित लाभों व संचयों को हस्तांतरित किया जाता है। तो जब हम फर्म का चिट्ठा देखते हैं पुनर्गठन के समय, तो फर्म के चिट्ठे में पुराना लाभ और संचय दिया गया है, तो उसको कहाँ हस्तांतरित किया जाता है, रोकड़ खाते में, बैंक खाते में, पूंजी खाते में या लाभानी खाते में। तो चिट्ठे के अंदर जो अवितरित लाभ और संचय है उसको साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। क्यों, क्योंकि उनका पुराना कमाया हुआ लाभ है, संचय है, और इस पर अधिकार उन साझेदारों का है। तो साझेदारों का है मतलब वो साझेदारों के पूंजी खाते में जाएगा, और इसलिए अवितरित लाभ और संचयों को साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। फिर साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन से हुए लाभ को अंतरित किया जाता है। जब साझेदार प्रवेश करता है तो पुनर्मूल्यांकन से जो लाभ होता है उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, अंतरित करना मतलब हस्तांतरित करना। लाभ हानि खाते में, सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, नए साझेदार के पूंजी खाते में या पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। पुनर्मूल्यांकन से जो लाभ और हानि आती है वो साझेदारों के पूंजी खाते में जाती है, लेकिन कौन से साझेदारों के, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में जाती है, क्योंकि पुनर्मूल्यांकन पर लाभ का नए साझेदार से कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, तो इतने हमारे ऑब्जेक्टिव थे। अब हम आगे बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की तरफ। रिक्त स्थानों में सबसे पहला हमारा रिक्त स्थान है, ख्याति व्यापार की स्थायी अमूर्त संपत्ति है। ख्याति है
वह व्यापार की स्थायी और कैसी संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति है। ख्याति लाभ कमाने में सहायक होती है। ख्याति से हमें हमारे लाभ में वृद्धि होती है। ख्याति पर, भाई ख्याति यदि स्थायी संपत्ति है तो क्या ह्रास लगाया जाता है इस पर? नहीं लगाया जाता। ख्याति पर ह्रास नहीं लगाया जाता। ख्याति का वास्तविक मूल्य व्यवसाय के खालिस्तान के समय ही ज्ञात हो सकता है। आपको यदि ख्याति, जब हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं, अलग अलग ख्याति के मूल्यांकन की जो विधि हमने पढ़ी है, उन विधियों से जब हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं तो ये सभी काल्पनिक विधि मूल्य है। रियल में यदि आपको आपके व्यापार की ख्याति का पता करना है तो व्यापार के विक्रय के समय, जब हम हमारे बिजनेस को, व्यापार को बेचेंगे, उस समय ही हमें ख्याति का वास्तविक मूल्य पता चलता है। औसत लाभ ऋण सामान्य लाभ बराबर अधिलाभ, ये अभी ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आया था। के बाद सामान्य लाभ की गणना जब हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं अधिलाभ विधि से, है ना, तो अधिलाभ, औसत लाभ ऋण सामान्य लाभ, तो सामान्य लाभ की जो गणना है वो किस पर की जाती है? तो सामान्य लाभ की गणना किस पर की जाती है? विनियोजित पूंजी पर। फर्म में जितनी पूंजी विनियोग की गई है वो विनियोजित पूंजी के ऊपर हम एक प्रतिशत दर से सामान्य लाभ की गणना करते हैं। साझेदारी ठहराव में परिवर्तन फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। फिर है पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात बराबर त्याग। पुराना अनुपात में से नया अनुपात घटेगा मतलब त्याग होगा, और नए अनुपात में से पुराना अनुपात मतलब प्राप्ति। त्याग और प्राप्ति आ गई। पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले लाभ हानि से खालिस्तान साझेदार का कोई संबंध नहीं होता। मतलब पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि पुराने साझेदारों का अधिकार होता है, नए साझेदार का इससे कोई लेना देना नहीं है। दायित्व में कमी, जब हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं, यदि संपत्ति में वृद्धि होती है तो फर्म का लाभ, और दायित्व में कमी होती है तो भी फर्म का लाभ, क्योंकि संपत्ति या दायित्व अपोजिट रहती है। मतलब दायित्व में कमी फर्म का क्या होता है? लाभ होता है। फिर दायित्व में कमी होना मतलब लेनदारों में कमी हुई, ये लाभ है ना। फिर त्याग अनुपात किसके बराबर होता है? तो जितना त्याग होगा उतनी ही प्राप्ति होगी। त्याग अनुपात किसके बराबर होता है? प्राप्ति के बराबर होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे रिक्त स्थान। आगे हम चलते हैं सही जोड़ियों की तरफ। तो पहली सही जोड़ी है हमारे सामने, ख्याति एक इस प्रकार की संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति है। ये आ गया फर्स्ट, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। पुनर्मूल्यांकन की हानि पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में लिखी जाती है। साझेदारों का जो पूंजी खाता होता है उसके डेबिट पक्ष में लिखी जाती है। फर्म का पुनर्गठन कब होता है? जब साझेदारी ठहराव में परिवर्तन होता है तो उसे हम फर्म का पुनर्गठन बोलते हैं। ख्याति का लेखांकन प्रमाप 26 के अनुसार का लेखा किया जाता है। फिर है पुनर्मूल्यांकन पर लाभ पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। ये हो गया 5। और ख्याति एक विक्रय योग्य संपत्ति है, ख्याति को हम बेच सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सही जोड़ी। फिर है अगली सही जोड़ी हमारे सामने आ रही है कि त्याग अनुपात बराबर प्राप्ति अनुपात, लाभ प्राप्ति अनुपात। अभी हमने देखा था कि त्याग अनुपात प्राप्ति अनुपात के बराबर होता है। सामान्य लाभ विनियोजित पूंजी पर निकाला जाता है। अभी हमने रिक्त स्थान में देखा था सामान्य लाभ की गणना फर्म में विनियोजित पूंजी पर की जाती है। संपत्ति के मूल्य में वृद्धि पुनर्मूल्यांकन खाता क्रेडिट करेंगे। इस संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर पुनर्मूल्यांकन खाता क्रेडिट होता है। दायित्व के मूल्य में वृद्धि होने पर पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट होगा, क्योंकि दायित्व के मूल्य में वृद्धि होना फर्म के लिए हानि होती है। पुनर्मूल्यांकन खाता नए साझेदार के प्रवेश पर, पुनर्मूल्यांकन खाता कब बनाते हैं? नए साझेदार के प्रवेश पर। और औसत लाभ का संबंध किससे है? ख्याति के मूल्यांकन से, क्योंकि ख्याति के मूल्यांकन में औसत लाभ की आवश्यकता होती है। फिर है, अब हम चलते हैं सत्य असत्य की तरफ। सत्य असत्य मतलब ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब देखिए
एक ही नजर में हम ख्याति को प्रत्येक दशा में पुस्तकों में दर्शाया जाना चाहिए। तो ख्याति को प्रत्येक दशा में पुस्तकों में दर्शाया जाना चाहिए, ये क्या है? ये असत्य है, गलत है। ख्याति पर ह्रास नहीं लगाया जाता, बिल्कुल राइट है। त्याग के अनुपात की दशा में साझेदार को पूर्व की तुलना में लाभ होता है, ये गलत है। पूर्व की तुलना में उसे कम मिलता है। एक अच्छी फर्म ख्याति को अपलिखित कर देती है, बिल्कुल राइट है। एक अच्छी फर्म ख्याति को फर्म की पुस्तकों में से हटा देती है। लाभार्जन में परिवर्तन का ख्याति के मूल्य पर प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत है। जब भी लाभ अनुपात में परिवर्तन होगा, ख्याति के मूल्य को प्रभावित करेगा वो। पुनर्गठन की दशा में विद्यमान ठहराव में परिवर्तन हो जाता है, एकदम राइट है। पुनर्गठन की दशा में उनके लाभ अनुपात में परिवर्तन हो जाता है या ठहराव में परिवर्तन होना ही पुनर्गठन कहलाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता संपत्ति के विक्रय पर बनाया जाता है, गलत। पुनर्मूल्यांकन खाता या तो साझेदार प्रवेश करेगा, साझेदार अवकाश ग्रहण करेगा, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होगा, ऐसी कंडीशन में होता है। पुनर्मूल्यांकन खाता एक वास्तविक खाता है, यह गलत है, नाम मात्र का खाता है। नए साझेदार का प्रवेश फर्म के पुनर्गठन को प्रभावित करेगा, बिल्कुल राइट है। जब भी नया साझेदार प्रवेश करेगा, फर्म का पुनर्गठन होगा। साझेदारों के सहमत होने पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। तो साझेदारों के सहमत होने पर ख्याति का मूल्यांकन नहीं होता। ख्याति का मूल्यांकन फर्म के पुनर्गठन पर होता है, साझेदार के प्रवेश पर होता है, अवकाश ग्रहण करने पर होता है। त्याग अनुपात लाभ प्राप्ति अनुपात से अधिक होता है, ये गलत है। अभी हमने पहले भी पढ़ा कि त्याग अनुपात बराबर प्राप्ति अनुपात। लाभ में हिस्सा पाना नए साझेदार का प्रमुख अधिकार होता है। तो कोई भी व्यक्ति किसी व्यापार में साझेदार क्यों बनेगा? उसको लाभ में हिस्सा पाना है, ये प्रमुख अधिकार है उसका। तो ये थे हमारे सत्य और असत्य। आगे हम एक लाइन में देखेंगे, एक ही पेज में उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है? तो इसका आंसर आएगा, पहला क्वेश्चन है, जब पुराना, थोड़ा इसको सरका दे इधर, जब पुराना अनुपात नए अनुपात की तुलना में अधिक हो, तो पुराना अधिक होगा, पुराना अनुपात नए अनुपात की तुलना में अधिक हो तो उसे त्याग अनुपात कहते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? उसे त्याग कहेंगे या त्याग अनुपात कहेंगे। जब ख्याति की राशि नगद लाई जाती है तो उसे किस खाते में जमा किया जाता है? जब वो ख्याति और पूंजी की राशि नगद लाएगा तो रोकड़ खाता डेबिट, नए साझेदार की पूंजी खाते से, ख्याति के लिए प्रीमियम खाते से। तो यहां पर क्या आएगा? ख्याति प्रीमियम खाते से, ख्याति प्रीमियम खाता। लेखांकन प्रमाप 26 किससे संबंधित है? तो लेखांकन प्रमाप 26 जो है ख्याति के लेखांकन से संबंधित है, ख्याति के लेखांकन से संबंधित है। फिर एक ख्याति मूल्यवान संपत्ति कब कही जाती है? जब फर्म को लाभ होता है तब उसका पता चलता है, मतलब लाभ होने पर। ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है? लाभ है। तो जब भी हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं तो किस आधार पर करते हैं? औसत लाभ पर करते हैं, सामान्य लाभ पर करते हैं। कौन सी ख्याति का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है? जिस ख्याति को आपने स्वनिर्मित किया है। स्वनिर्मित मतलब आपने खुद कमाई हुई जो ख्याति है उसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता। वास्तविक औसत लाभ का सामान्य लाभ पर आधिक्य क्या कहलाता है? तो इसे हम क्या बोलते हैं? अधिलाभ बोलते हैं। ये किस में आया था? विकल्प में भी आया, रिक्त स्थान में भी आया और इसमें भी आ गया। इस संपत्ति को देखा या स्पर्श नहीं किया जा सकता उसे हम ख्याति कहते हैं, अमूर्त संपत्ति बोलते हैं। फिर है फर्म की संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन का लेखा किस खाते में किया जाता है? तो पुनर्मूल्यांकन खाते में उसका लेखा होता है, पुनर्मूल्यांकन खाता। पुनर्मूल्यांकन खाता किस प्रकृति का खाता है? तो यह नाम मात्र की प्रकृति का खाता है। त्याग अनुपात की गणना क्यों आवश्यक है? तो
त्याग अनुपात की गणना किस लिए आवश्यक है? ये ख्याति का बंटवारा करने के लिए, ख्याति का बंटवारा करने के लिए या ख्याति के लेखांकन के लिए। फिर है दायित्व का मूल्य कम होने पर इसे पुनर्मूल्यांकन खाते के किस पक्ष में लिखेंगे? हम इसे क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। दायित्व के मूल्य कम होना मतलब फर्म के लिए लाभ होता है और लाभ होना पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। त्याग अनुपात की गणना क्यों आवश्यक है? तो त्याग अनुपात की गणना जो ख्याति जो प्रीमियम राशि आई है उस प्रीमियम राशि को साझेदारों के बीच में बांटने के लिए त्याग अनुपात की गणना की जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे इस जो चैप्टर हमने पढ़ा उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। साझेदारी के मूल तत्व पहला हमने पढ़ा था, उसके बाद में साझेदारी फर्म का पुनर्गठन में प्रवेश से रिलेटेड क्वेश्चन हमने पढ़े। अगले वीडियो में हम इसके बाद वाले जो यूनिट है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।